हेलो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने धारा 1 से लगाकर 128 तक सीआरपीसी की और धारा 1 से लगाकर 147 तक बीएनएसएस की धाराओं की चर्चा की थी। इस वीडियो में हम आगे अध्याय 10 से लगाकर जहाँ तक मेमोरी में स्पेस है तब तक अपन चर्चा करेंगे, है ना। तो बिल्कुल विस्तृत से हम चर्चा कर रहे हैं। बीएनएस और सीआरपीसी का कंपैरेटिव स्टडीज़ करेंगे और उसके बाद इनका कहाँ कहाँ से एमसीक्यूज़ क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारा रेड कलर से लिखा हुआ है। तो वहाँ से ही आपके एमसीक्यूज़ में क्वेश्चन बनेंगे, उससे एक्स्ट्रा आपको कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। और साथ में क्या क्या लीडिंग केसेस हैं, जजमेंट हैं, वो भी हम इसी सीरीज़ में बात करेंगे दोस्तों। तो आप बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आपको अच्छा लगे तो कमेंट करें और हमें प्रेरित करें, ठीक है। तो अध्याय 10 चैप्टर 10 सीआरपीसी का और चैप्टर 11 यही अध्याय 10 जो है बीएनएसएस में चैप्टर 11 में है और धारा 148 से 167 तक है, जो कि आपका सीआरपीसी का धारा 129 से 148 तक में है। तो धारा ये चैप्टर बात करता है आपका लोक व्यवस्था, पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करना, पब्लिक पीस को मेंटेन करना, है ना, लोक व्यवस्था और प्रशांति को बनाए रखने के बारे में, है ना। इसमें विधि विरुद्ध जमाव, लोक न्यूसेंस और न्यूसेंस या आशंकित खतरे के अर्जेंट मामले, है ना, और स्थावर संपत्ति के बारे में विवाद, इन सब के बारे में इस अध्याय में वर्णन किया गया है। धारा 129 बात करती हैं जब भी विधि विरुद्ध जमाव के बारे में। विधि विरुद्ध जमाव क्या होता है दोस्तों? आईपीसी की धारा 141 में जो अनलॉफुल असेंबली के बारे में चर्चा की गई है कि जब भी 5 या 5 से अधिक व्यक्ति इकट्ठा होकर कोई भी अपराध करते हैं या ऐसे लोक शांति भंग करते हैं तो उसको विधि विरुद्ध जमाव कहा जाता है। तो इसी विधि विरुद्ध जमाव को तीतर बीतर करने के बारे में व्यवस्था की गई है धारा 129 में। धारा 129 बात करती हैं सिविल बल के प्रयोग द्वारा जमाव को तीतर बीतर करना। सिविल बल का प्रयोग करके जमाव जो हैं उसको विधि विरुद्ध जमाव को तीतर बीतर करने के लिए पावर दी गई है धारा 129 में। तो किस किस को पावर दी गई है ये ध्यान रखना है आपको। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को, है ना, ईएम एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को, एएसआई को, है ना, एएसआई से अनिम्न पंक्ति के किसी भी पुलिस ऑफिसर को सिविल बल के प्रयोग द्वारा जमाव को तीतर बीतर करने की शक्ति दी गई है, पावर दी गई है। धारा 130 बात करती है जमाव को तीतर बीतर करने के लिए सशस्त्र बल का प्रयोग। सशस्त्र बल की जो ब्लैक कमांडो हैं या आर्मी नेवी का प्रयोग किया जा रहा है, सशस्त्र बल हैं जो रिजर्व फोर्स होती हैं उसका भी प्रयोग कभी कभी जो जमाव है, विधि विरुद्ध जमाव है, उसको तीतर बीतर करने के लिए किया जा सकता है। लेकिन जो ये सशस्त्र बल होगा ये कार्यपालक मजिस्ट्रेट के निर्देशों के अधीन रहते हुए जमाव को तीतर बीतर करेगा। लेकिन अर्जेंट खतरा है और किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट से अगर संपर्क नहीं हो पा रहा है तो उस कंडीशन में जो है वहाँ सशस्त्र बल का जो सुपीरियर ऑफिसर हैं, आयुक्त या कमिश्नर या राजपत्रित अधिकारी हैं, वो उस सशस्त्र बल को समादेश कर सकता है और उस जमाव को तीतर बीतर कर सकता है। लेकिन तभी तक जब तक कि उच्चतम रैंक के कार्यपालक मजिस्ट्रेट से उस आयुक्त का, सशस्त्र बल के कमिश्नर का या उस राजपत्रित अधिकारी का एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से संपर्क नहीं हो जाता है तभी तक। धारा 132 बात करती हैं कि पूर्ववर्ती धाराओं में किए गए कार्यों के लिए अभियोजन से संरक्षण, है ना। जो सिविल बल का प्रयोग कर रहे हैं पुलिस अधिकारी या सशस्त्र बल के सदस्य हैं या सशस्त्र बल के समादेश करने वाला कोई कार्यपालक मजिस्ट्रेट हैं या कोई आयुक्त या राजपत्रित अधिकारी हैं या ये सशस्त्र बल हैं, ये इस जमाव को तितर बितर करने में कोई भी कार्य कर रहे हैं तो इनका अभियोजन नहीं चलाया जाएगा। इन्होंने कोई भी अपराध कर दिया है, कोई तोड़ फोड़ की है किसी व्यक्ति के साथ, कोई भी बल का इस्तेमाल किया है तो उस बल के इस्तेमाल करने के लिए इनका अभियोजन नहीं किया जाएगा। अभियोजन से संरक्षण दिया गया है इनको धारा 132 में।
फिर लोक न्यूसेंस की बात करता है कि जो पब्लिक न्यूसेंस हैं, है ना, पब्लिक न्यूसेंस आईपीसी के धारा 268 में डिफाइन किया गया है कि कोई भी ऐसा कार्य जिससे लोग को असुविधा, क्षेम या नुकसानी कारित होती है, या लोग जो हैं किसी भी लोक अधिकार का उनको उपयोग में लाने का अवसर आता है, तो उस लोक अधिकार में बाधा आती है, तो उसको लोक न्यूसेंस कहा जाता है। आईपीसी की धारा 268 में डिफाइन किया गया है और इसका पनिशमेंट 290 में 200 रुपये तक का जुर्माना था। ठीक है, तो इसी लोक न्यूसेंस को तीतर बितर करने के लिए जो प्रक्रिया है वो धारा 133 से 143 तक में दी गई हैं। तो इनमें सारा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, थोड़ा सा ध्यान रखना है कि न्यूसेंस को तीतर बितर करने के लिए, न्यूसेंस को निवारित करने के लिए सशर्त आदेश जो कौन दे सकता है, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट दे सकता है ना, जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार द्वारा विशेषतः नियुक्त कोई कार्यपालक मजिस्ट्रेट ऐसे न्यूसेंस को हटाने का सशर्त आदेश दे सकता है। बस ये याद रखना है आपको। फिर इसमें अगर ऐसे आदेश देने के बाद भी उस न्यूसेंस को नहीं हटाया गया है तो भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अपराध के लिए जो सजा है उससे दंडित किया जाएगा, धारा 136 में। फिर धारा 143 में जो है वो बात करता है मजिस्ट्रेट लोक न्यूसेंस की पुनरावृत्ति या उसे चालू रखने का प्रतिषेध कर सकता है, और 142 में मजिस्ट्रेट व्यादेश, टेम्पररी इंजंक्शन या इंजंक्शन जारी कर सकता है उस न्यूसेंस को हटाने के लिए। फिर धारा 144 बात करती है जैसे 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों को एक स्थान पर या कोई भी ऐसे स्थान पर उपस्थित होने से रोकने के लिए न्यूसेंस या आशंकित खतरे के अर्जेंट मामलों में आदेश जारी करने की शक्ति जो है यहाँ पर वही कार्यपालक मजिस्ट्रेट को है या उपखंड मजिस्ट्रेट को या विशेषतः नियुक्त राज्य सरकार द्वारा विशेषतः नियुक्त कोई कार्यपालक मजिस्ट्रेट जो है न्यूसेंस या आशंकित अर्जेंट खतरे के मामले में कोई ऐसा आदेश जारी कर सकता है। ये आदेश मैक्सिमम 2 महीने तक जारी रह सकता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या एसडीएम या कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा जो जारी किया गया है, लेकिन राज्य सरकार विशेष परिस्थितियों में इसको 6 मास तक बढ़ा सकता है। अब ये 144 का आदेश अगर कर दिया गया है ना, तो इसकी समन निकाला जाएगा, पालन करवाया जाएगा, और अगर खतरा इतना अर्जेंट है तो ऐसा आदेश एक पक्षी या एक्स पार्टी भी निकाला जा सकता है। ऐसा आदेश निकालने के बाद कोई भी व्यतीत व्यक्ति ऐसे आदेश को विखंडित करवाने के लिए धारा 144 की उपधारा 5 में आदेश कर सकता है और ऐसे आदेश को परिवर्तित करवाया जा सकता है। धारा 144 ए जो है वो बात करती हैं आयुध या सशस्त्र रैलियां को कोई व्यक्ति सशस्त्र कवायद कर रहा है, सामूहिक अभ्यास करता है सशस्त्र के साथ, तो ऐसा अभ्यास करने से रोक कार्यपालक मजिस्ट्रेट डीएम लगा सकता है और ये मैक्सिमम 3 महीने तक लगाई जा सकती है और राज्य सरकार चाहे तो इसे 6 माह तक बढ़ाया जा सकता है। फिर जो है स्थावर संपत्ति के बारे में जो विवाद हैं, है ना, स्थावर संपत्ति या किसी भी भूमि या जल के संबंध विवादों में परिशांति भंग होने की संभावना है। वहाँ पर प्रक्रिया कि कोई भूमि के बारे में जैसे 2 लोगों की खेत की मेड़ को लेकर कोई ऐसा विवाद है, उस विवाद से परिशांति भंग होने की संभावना है, या किसी खेत के कुएं को पानी के लेकर उस जल के विवाद के कारण परिशांति भंग होने की संभावना है, तो वहाँ कार्यपालक मजिस्ट्रेट युक्तियुक्त आदेश उस परिशांति भंग को होने से रोकने के लिए जारी कर सकता है। फिर धारा 146 बात करती है उस विवाद की विषय वस्तु जो भी भूमि है या जल है उसको विषय वस्तु को कुर्की करने की और रिसीवर नियुक्त करने की शक्ति है। धारा 147 ऐसे भूमि या जल के उपयोग के संबंधित विवाद के बारे में कार्यपालक मजिस्ट्रेट के आदेश देने की शक्ति है, और धारा 148 में ऐसे विवाद को निराकरण से पहले वो कोई भी स्थानीय जांच करने का आदेश जो है कार्यपालक मजिस्ट्रेट दे सकता है, धारा 148 के अंतर्गत। तो ये आपका अध्याय 10 सीआरपीसी का हुआ जो बीएनएसएस में चला गया है अध्याय 11 में, है ना, धारा 148 से 167। फिर जो अध्याय 11 है आपका पुलिस का निवारक कार्य, है ना, तो ये पुलिस का निवारक कार्य अध्याय 11 था, ये बीएनएसएस में चला गया है चैप्टर 12 में, धारा 168 से 172 तक। ठीक है दोस्तों, तो पुलिस का निवारक कार्य मतलब कोई अपराध होने से रोकने के लिए निवारक
प्रिवेंटिव एक्ट के बारे में बात करता है। तो धारा 149 बात करती है कि पुलिस का संज्ञेय अपराधों का निवारण करना। हर एक पुलिस अधिकारी को पावर है कि वो संज्ञेय अपराधों को होने से रोकने का काम करें, है ना। कोई पुलिस संज्ञेय अपराध ना हो उसको रोकने का कार्य करें, निवारण करना है उसको। धारा 150 संज्ञेय अपराधों के किए जाने की परिकल्पना की इत्तला। कोई भी पुलिस अधिकारी उसको ऐसी जानकारी मिलती है कि कोई संज्ञेय अपराध हो सकता है ना, तो वो ऐसे अपराध के होने की परिकल्पना की इत्तिला जो है जानकारी उस पुलिस अधिकारी को देगा जिसके वह अधीनस्थ हैं। धारा 151 जो है संज्ञेय अपराधों का किया जाना रोकने के लिए गिरफ्तारी। कोई संज्ञेय अपराध किया जा सकता है तो उस संज्ञेय अपराधों को किए जाने से रोकने के लिए पुलिस अधिकारी को अपराध होने से पहले ही गिरफ्तार करने की शक्ति धारा 151 में दी गई है। धारा 152 लोक संपत्ति की हानि का निवारण करने के बारे में बात करती है कि अगर कोई व्यक्ति लोक संपत्ति जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट का कोई रोड का कोई चिन्ह हो गया है या कोई भी लोक संपत्ति को हानि पहुंचाता है तो उसको हानि पहुंचाने से रोकने के लिए उसकी गिरफ्तारी की जा सकती है। धारा 153 बाटों और मापों के निरीक्षण के बारे में पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को पावर देता था, लेकिन इस धारा 153 को जो है अब BNSS से रिपील कर दिया है। बाटों या मापों के बारे में कोई भी प्रावधान जो है आपके BNSS में नहीं है, लेकिन इस चैप्टर में जो आपका 168 से 172 में एक नई धारा 172 जो है एक नया प्रावधान इसमें जोड़ा गया है कि पुलिस के निर्देशों का पालन जनता को करना है। प्रत्येक जनता को पुलिस के निर्देशों का पालन करना होगा और अगर वो उसके पुलिस के निर्देशों का पालन नहीं करेगी तो वो अपराध की भागी होगी। मजिस्ट्रेट जो है उसको दंडादेश दे सकता है या पुलिस ही उसकी अरेस्ट की जा सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर पुलिस को सशक्त बना दिया गया है। फिर आता है अध्याय 12, है ना, CRPC में पुलिस को इत्तिला और उसकी इन्वेस्टिगेशन करने की शक्ति। पुलिस को इन्फॉर्मेशन टू द पुलिस और इन्वेस्टिगेशन पावर ऑफ द पुलिस। ये अध्याय 12 है CRPC का जो चला गया है अध्याय 13 BNSS में, है ना। अध्याय 12 था आपका CRPC का धारा 154 से लगाकर 176 तक, है ना, 154 से 176 तक। और BNSS में ये चैप्टर 13 में चला गया है 173 से 196 तक। तो धारा 154 जो है वो बात करती है संज्ञेय मामलों में इत्तला के बारे में, है ना। कोई भी संज्ञेय अपराध अगर होता है तो उसकी इत्तला पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को दी जाएगी और वो उस इत्तला पर FIR रजिस्टर्ड करेगा। और ऐसी इत्तला लिखित दी जा सकती है। FIR आप मौखिक कर सकते हो, लिखित कर सकते हो। जो इत्तला देने वाला है उसके द्वारा हस्ताक्षरित की जाएगी और उसकी एक प्रतिलिपि निःशुल्क रूप से उसे इत्तला देने वाले को दी जाएगी। और अगर व्यक्ति अपराध की इत्तला नहीं लिखे जाने के कारण व्यथित हैं तो वो डाक से अपना जो मैटर है, जो भी अपराध उसके साथ हुआ है, वो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को SP को भेज सकता है। ये 154 में है। अब जो है BNSS में 173 में FIR चली गई है और यहाँ पर 0 FIR का कॉन्सेप्ट लिखा गया है और FIR रजिस्टर होने के 90 दिन के अंदर इन्वेस्टिगेशन के बारे में क्या क्या इन्वेस्टिगेशन हुई है उसकी इत्तला देने वाले को दी जाएगी। 155 बात करता है असंज्ञेय मामलों के बारे में इत्तला और ऐसे मामलों में अन्वेषण। तो असंज्ञेय मामलों में जनरली FIR नहीं लिखी जाती हैं और अन्वेषण जो है वो भी बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के नहीं किया जाता है। धारा 156 बात करती है संज्ञेय मामलों में इन्वेस्टिगेशन करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति। संज्ञेय मामले की अगर पुलिस अधिकारी को कोई भी जानकारी प्राप्त होती है तो वो बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के उसमें क्या कर सकता है, इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। इसकी शक्ति धारा 156 में दी गई है। धारा 157 जो इन्वेस्टिगेशन के लिए प्रक्रिया बताई गई है कि इन्वेस्टिगेशन करेगा कैसे वो, तो जो भी अपराध स्थल है वहाँ स्पॉट पर जाएगा। अगर किसी व्यक्ति की अपराधी की गिरफ्तारी आवश्यक है तो गिरफ्तारी लेगा, जमानती वारंट जारी जमानत के लिए बेल बॉन्ड भरवाएगा। ऐसी प्रक्रिया 157 में वो अन्वेषण की प्रक्रिया है। फिर जैसे ही किसी अपराध की सूचना प्राप्त होती है तो उसकी रिपोर्ट वो FIR की रिपोर्ट
जो संबंधित मजिस्ट्रेट हैं, जुरिस्डिक्शन वाला मजिस्ट्रेट हैं, उसको इत्तला दी जाएगी। इसको ऑकरेंस रिपोर्ट भी कहा जाता है 158 में। फिर 159 में इन्वेस्टिगेशन या प्रारंभिक जांच करने की शक्ति है ना, इन्वेस्टिगेशन करने की या प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करने की मजिस्ट्रेट की शक्ति है 149 में। 160 बात करती हैं कि हाजिर होने के लिए अपेक्षा करने की पुलिस अधिकारी, साक्षी जो हैं, जो भी मामले से संबंधित जिसमें इन्वेस्टिगेशन मजिस्ट्रेट पुलिस अधिकारी कर रहा है, उस मामले में जो भी साक्षी हैं उन्हें हाजिर होने की अपेक्षा करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति है। 160 में किसी भी व्यक्ति को पुलिस अधिकारी पुलिस थाने में पूछताछ के लिए बुला सकती हैं, लेकिन किसी भी ऐसे साक्षी को पुलिस थाने में नहीं बुलाया जाएगा जिसकी एज 15 साल से कम है। अगर बालक हैं कोई 15 साल से कम का, या 65 साल से ज़्यादा का कोई वृद्ध व्यक्ति है, या कोई स्त्री है, या कोई निःशक्त व्यक्ति है, अपंग व्यक्ति हैं, तो उसको भी साक्षी या परीक्षा करने के लिए पुलिस थाने में नहीं बुलाया जाएगा। उस स्थान पर पुलिस अधिकारी खुद जाएगा और वहाँ ऐसे व्यक्तियों की कथन स्टेटमेंट दर्ज करके वो लाएगा। फिर धारा 161 पुलिस द्वारा साक्षियों की परीक्षा, जो 160 में जिन व्यक्तियों को बुलाया गया है वो 161 में उनकी परीक्षा की जाएगी, और उस कथन का क्या इस्तेमाल किया जाएगा, क्या साक्षिक उपयोग किया जाएगा, और उन कथनों पर उन साक्षियों द्वारा हस्ताक्षर नहीं किया जाएगा, ये व्यवस्था करता है धारा 162, हस्ताक्षरित न किया जाना। फिर धारा 163 बात करता है कि कोई स्टेटमेंट देने के लिए, कोई कथन करने के लिए उत्प्रेरणा या धमकी या डराव नहीं दिया जाएगा, ये भी व्यवस्था करता है धारा 163। धारा 164 बात करता है संस्वीकृतियों और कथनों को अभिलिखित करना, कि कोई भी अपराध का अभियुक्त व्यक्ति अगर अपने अपराध को स्वीकार करता है, वो अपनी गलती को स्वीकार करता है और कोई कन्फेशन करना चाहता है, तो वो कन्फेशन के बारे में व्यवस्था धारा 164 में की गई है। और कोई भी स्टेटमेंट अगर दिए जा रहे हैं, है ना, कन्फेशन के अलावा ड्यूरिंग ट्रायल, तो वो स्टेटमेंट भी धारा 164 में लिखे जाएंगे। 164 ये बात करता है बलात्संग के शिकार हुए व्यक्ति की चिकित्सा, की जो बलात्कार की पीड़िता हैं उस पीड़िता का मेडिकल एग्जामिनेशन धारा 164 ए में करवाया जाएगा। 165 बात करता है पुलिस अधिकारी द्वारा तलाशी, कि जो इन्वेस्टिगेशन करने वाला पुलिस अधिकारी है वो इन्वेस्टिगेशन के दौरान तलाशी करने में क्या प्रक्रिया अपनाएगा, उसके बारे में व्यवस्था धारा 165 में की गई है। धारा 166 बात करती है पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी कब किसी अन्य अधिकारी से वारंट जारी करने की, तलाशी वारंट जारी करने की अपेक्षा कर सकता है। और धारा 166, ये कुछ सेक्शन आपके काम के नहीं हैं, आप 167 पर सीधे आएँ। और ये बात करता है कि जब 24 घंटे के अंदर इन्वेस्टिगेशन पूरा ना किया जा सके तब प्रक्रिया, किसी भी अपराध का जब इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और लगता है कि धारा 57 में जो 24 घंटे हैं, उन 24 घंटे के अंदर अगर इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं हो सकता है, तो उस कंडीशन में उसे पुलिस रिमांड पर मैक्सिमम 15 दिन के लिए, और जुडिशियल रिमांड में अगर अपराध मृत्यु आजीवन कारावास या 10 साल से कम का है तब 60 दिन के लिए जुडिशियल रिमांड मैक्सिमम, और उससे ज़्यादा का है 10 साल से ज़्यादा का अपराध है, मृत्युदंड या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध है, तो उस कंडीशन में 90 दिन के लिए जुडिशियल रिमांड में ऐसे व्यक्ति को रखा जा सकता है। अब जो है BNSS में एक्सेप्शनल कंडीशन में इसको 180 दिन तक मजिस्ट्रेट बढ़ा सकता है पुलिस रिमांड, जुडिशियल रिमांड को। और पहले CRPC में व्यवस्था थी, कुछ जजमेंट के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पुलिस रिमांड फर्स्ट 15, जिस दिनांक को व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है उसके 15 दिन फर्स्ट 15 डेज में ही पुलिस रिमांड दी जा सकती थी। लेकिन अब ये 15 दिन की जो पुलिस रिमांड है इन 90 दिन के दौरान कभी भी दी जा सकती है। जब भी पुलिस को एक्यूज्ड की आवश्यकता होगी वो पुलिस रिमांड की मांग कर सकती हैं। फिर धारा 168 अधीनस्थ पुलिस अधिकारी द्वारा इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट की, जो भी सबऑर्डिनेट पुलिस अधिकारी हैं वो इन्वेस्टिगेशन करता है, वो इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट SHO को, पुलिस स्थानीय के भारसाधक अधिकारियों को देगा, है ना। और वो इन्वेस्टिगेशन में अगर पर्याप्त साक्ष्य नहीं पाता है ना, अपर्याप्त हों साक्ष्य, जब अपर्याप्त हों तब अभियुक्त को छोड़ा जाना और उसके खिलाफ क्लोजर रिपोर्ट दे दी जाएगी। इन्वेस्टिगेशन में पाया जाता है कि अभियुक्त के खिलाफ कोई भी साक्ष्य नहीं मिला है तो 163 रीड विथ 173 एक्यूज्ड के खिलाफ क्लोजर रिपोर्ट जाएगी। और अगर अभियुक्त के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार हैं, जब साक्ष्य पर्याप्त हैं, तब मामले का मजिस्ट्रेट के पास भेज दिया जाएगा।
जब चार्जशीट 170, 173 के अधीन चार्जशीट पेश की जाएगी। किसी भी कंप्लेनेंट से और कोई भी साक्षी है मामले में, तो इन कंप्लेनेंट से और साक्षियों से मजिस्ट्रेट के साथ जाने की अपेक्षा नहीं किया जाएगा। केवल उनको समन जारी किया जाएगा और वो अपने हिसाब से न्यायालय में हाजिर हो जाएंगे जिस भी तारीख को उनकी आवश्यकता है। तो जो भी मामले का परिवादी हैं और साक्षी हैं, तो उनको मजिस्ट्रेट के साथ जाने की पुलिस के साथ जाने की अपेक्षा ना किया जाना, और उनका कोई भी अवरुद्ध नहीं किया जाएगा, उनको अवरुद्ध नहीं किया जाएगा। और धारा 172 बात करता है अन्वेषण में कार्यवाही की डायरी के बारे में, कि जो इन्वेस्टिगेशन किया गया है डे टू डे का, उसमें इन्वेस्टिगेशन की एक डायरी रखी जाएगी जिसको रोजनामचा भी कहा जाता है, और उस कार्यवाही में सारी अपडेट रखी जाएगी 172 के अकॉर्डिंग। 174 बात करता है, ये 173, 74, 75 जो है इंक्वेस्ट के बारे में बात करता है कि अगर आत्महत्या किसी व्यक्ति ने कर ली है, या कोई व्यक्ति जानवरों के द्वारा या अप्राकृतिक किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई है पानी में डूबकर, या जहां नेचुरल डेथ के अलावा किसी व्यक्ति की डेथ हुई है आत्महत्या आदि के मामले में, तो पुलिस का जांच करना और उसकी क्या की जाएगी, पुलिस द्वारा जांच की जाएगी और उसकी एक रिपोर्ट उनके द्वारा पेश की जाएगी। ठीक है। और धारा 175 बात करती हैं कि ऐसे मामले में व्यक्तियों को समन करने की शक्ति और उनकी एग्जामिनेशन करने की शक्ति। धारा 176 बात करती है कि मृत्यु के कारण की मजिस्ट्रेट द्वारा, 176 में मृत्यु के कारण की पुलिस द्वारा जांच की जा रही थी, और 176 में इंक्वेस्ट करने के लिए प्राधिकृत मजिस्ट्रेट द्वारा जांच की जाएगी कि जहां पर महिला की दहेज के लिए हत्या कर दी गई है, या महिला ने आत्महत्या कर ली है, सुसाइड कर लिया है, तो ऐसे कुछ केसेस में पुलिस अधिकारी द्वारा जांच के अलावा मजिस्ट्रेट द्वारा भी जांच की जाएगी मृत्यु के कारण के बारे में, धारा 176 में। ठीक है। ऊपर एक केस है दोस्तों, देवरापल्ली लक्ष्मी नारायण रेड्डी बनाम वी नारायण रेड्डी, AIR 1976। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि CRPC की धारा 156(3) तथा धारा 202 के अधीन पुलिस अन्वेषण के लिए दिए गए आदेश के बीच विभेद को स्पष्ट किया गया है। इस देवरापल्ली लक्ष्मी नारायण रेड्डी वर्सेस वी नारायण रेड्डी में जो पुलिस को मजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन के लिए आदेश देती हैं, एक तो 156(3) में देती हैं और एक देती हैं धारा 202 में, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये बताया गया था देवरापल्ली लक्ष्मी नारायण रेड्डी वर्सेस वी नारायण रेड्डी के मामले में। फिर अध्याय 13 आता है दोस्तों CRPC का, और ये अध्याय 13 BNSS में अध्याय 14 धारा 197 से 209 में चला गया है। ये अध्याय किस बारे में बात करता है, जांचों और विचारणों में दंड न्यायालय की अधिकारिता। इंक्वायरी और ट्रायल में दंड न्यायालय की क्या अधिकारिता होगी उसके बारे में बात करता है आपका अध्याय 13 CRPC और अध्याय 14 BNSS। तो धारा 177 जांचों और विचारणों का मामूली स्थान वहां होगा जहां अपराध किया गया है। धारा 178 बात करता है जांचों और विचारणों का स्थान, जहां अपराध ऐसा है कि अंशतः एक स्थान पर और अंशतः दूसरे स्थान पर, या वो एक का स्थान पर कार्य किया गया है और उसका परिणाम दूसरे स्थान पर निकला है, या अंशतः कार्य एक स्थान पर हुआ है, परिणाम एक से अधिक स्थानों पर आया है। तो जहाँ जहाँ भी वो कार्य किया गया है और जहाँ जहाँ परिणाम आया है उस अपराध का विचारण उन सभी स्थानों पर किया जा सकता है। 179 बात करता है अपराध वहाँ विचारणीय होगा जहाँ कार्य किया गया है या जहाँ पर उसका परिणाम निकला है। धारा 180 बात करता है कि जहाँ कार्य अन्य अपराध से संबंधित हैं वहाँ विचारण का स्थान। ये धारा 180 बात करता है कि किसी अपराध को करने वाले का जहाँ विचारण किया जा रहा है और वहीं उसको दुष्प्रेरण करने वाले या उसका षड्यंत्र करने वाले व्यक्ति का भी विचारण उसी स्थान पर किया जा सकता है धारा 180 में। धारा 181 बात करता है कि कुछ अपराधों की दशा में विचारण का स्थान, है ना, कुछ ऑफेंसेस के दशा में ट्रायल का स्थान डिसाइड कैसे किया जाएगा उसके बारे में धारा 181 बात करती है। धारा 182 बात करती है कि जहाँ पर भी अपराध पत्रों आदि द्वारा किया गया है उसके बारे में अपराध, तो जहाँ से पत्र भेजा गया है या जहाँ पत्र प्राप्त किया गया है वहाँ पर अपराध की जांच या विचारण की जा सकती है। BNSS से यहाँ पर एक प्रोविज़न्स और जुड़ा है दोस्तों कि कोई भी अगर मैसेज आपने इलेक्ट्रॉनिक मैसेज जो है वो भेजा है तो उस मैसेज जहाँ से भेजा गया है और जहाँ प्राप्त किया गया है, जैसे पत्र आप
एक स्थान पर से भेज रहे हो दूसरे स्थान पर प्राप्त किया गया है, उसी प्रकार अगर कोई मैसेज एक स्थान से भेजा गया है और दूसरे स्थान पर प्राप्त हुआ है तो दोनों स्थानों पर उस अपराध की जांच या विचारण की जा सकती है धारा 182 के अकॉर्डिंग। धारा 183 बात करता है कि यात्रा या जल यात्रा में किया गया अपराध, कोई भी यात्रा के दौरान या जल यात्रा के दौरान अपराध किया गया है उसका विचारण स्थानीय अधिकारिता में, उस स्थानीय अधिकारिता में, उस न्यायालय की जो स्थानीय अधिकारिता में जिसमें से यात्रा निकली है वहाँ पर किया जा सकता है। धारा 184 एक साथ विचारणीय अपराधों के लिए विचारण का स्थान, कोई ऐसे ट्रायल जिनका एक साथ विचारण हो सकता है उनके बारे में विचारण का स्थान। धारा 185 बात करता है कि जहाँ पर एक ही अपराध का विभिन्न सेशन न्यायालय में विचारण हो रहा है तो वहाँ पर उच्च न्यायालय ये डिसाइड करेगी कि वो कौन से न्यायालय द्वारा विनिश्चित किया जाएगा, उच्च न्यायालय का जिला विनिश्चय करने की अधिकारिता। ठीक है। धारा 187 बात करता है कि कोई अपराध किसी मजिस्ट्रेट की स्थानीय अधिकारिता से बाहर किया गया है तो उसके बारे में समन या वारंट जारी करने की शक्ति है ना। मान लो एक जुडिशल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास हैं और इसके जुरिस्डिक्शन में रहने वाले किसी व्यक्ति ने इसके जुरिस्डिक्शन से बाहर कोई अपराध किया है ना, तो ये जुडिशल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास धारा 187 के अंतर्गत इस व्यक्ति को उस न्यायालय के समक्ष उस अपराध के लिए हाजिर होने के लिए समन या वारंट जारी कर सकता है। ये धारा 187 है। धारा 188 बात करता है कि भारत के बाहर किया गया अपराध और के बारे में का विचारण कैसे होगा, तो केंद्र सरकार जैसा अपराधीकृत करे इस प्रकार से जहां वो पाया जाए। और 189 बात करता है कि भारत के बाहर कोई अपराध किया गया है तो उसके बारे में साक्ष्य किस प्रकार लिया जाएगा। 189 उसके बारे में बात करती है। अध्याय 14 सीआरपीसी का और अध्याय 15 बीएनएसएस का सेम टू सेम है। यहाँ पर सीआरपीसी में अध्याय 14 था जो बीएनएसएस में अध्याय 15 में चला गया है। अध्याय 14 कार्यवाही शुरू करने के लिए अपेक्षित शर्तें के बारे में बात करता था जो 190 से 199 तक था और इधर बीएनएसएस में धारा 210 से 222 तक में ये चला गया है ना। तो कार्यवाही शुरू करने के लिए अपेक्षित शर्तें धारा 190 बात करता है कि किसी भी अपराध की जो कार्यवाहियाँ किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा अपराधों का संज्ञान किस प्रकार लिया जा सकता है। किसी भी अपराध का संज्ञान मजिस्ट्रेट 3 तरीके या 4 तरीके से ले सकता है। उस अपराध के पुलिस रिपोर्ट पर है ना, फर्स्टली उस अपराध के पुलिस रिपोर्ट पर, सेकेंडली अपराध के बारे में परिवाद प्राप्त हुआ है तो परिवाद पर, या किसी प्राइवेट व्यक्ति से कोई सूचना प्राप्त हुई है पुलिस अधिकारी के अलावा, या मजिस्ट्रेट अपने स्वविवेक से भी उस अपराध में संज्ञान ले सकता है। तो ये अपराध का संज्ञान लेने के बारे में जुडिशल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या सीजीएम द्वारा प्राधिकृत कोई भी जुडिशल मजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास मजिस्ट्रेट द्वारा अपराधों का संज्ञान ले सकता है। धारा 191 बात करता है अभियुक्त के आवेदन पर अंतरण कि जहां पर भी मजिस्ट्रेट ने स्वविवेक से किसी अपराध का संज्ञान लिया है तो वो मजिस्ट्रेट उस अभियुक्त व्यक्ति को, एक प्रकार से प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत 191 में है कि मजिस्ट्रेट ने अगर स्वतः संज्ञान लिया है तो वो अभियुक्त से आवेदन कर सकता है, अभियुक्त से पूछ सकता है कि अभियुक्त क्या इस मामले का किसी और मजिस्ट्रेट से विचारण करवाना चाहता है, और अगर वह चाहता है तो उस अपराध को किसी सीजीएम द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य मजिस्ट्रेट को अंतरित कर देगा। 192 बात करता है मजिस्ट्रेट के हवाले करना। इस मामले को फिर वो मजिस्ट्रेट जिसको भी सीजीएम प्राधिकृत करे उसको हवाले कर देगा। धारा 193 बात करती है अपराधों का सेशन न्यायालय द्वारा संज्ञान, और धारा 194 बात करती है अपर और सहायक सेशन न्यायाधीशों के हवाले किए गए मामलों का उनके द्वारा विचारण। धारा 195 बात करती है लोक न्यास के विरुद्ध या लोक न्याय के विरुद्ध किए गए अपराधों के बारे में जांचों और लोक सेवकों द्वारा किए गए अपराधों के बारे में। धारा 195 ए बात करती है धमकी इत्यादि के मामले में साक्ष्यों के लिए प्रक्रिया की, अगर किसी व्यक्ति को धमकी दी गई है साक्ष्य देने के लिए तो उसके बारे में क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी। धारा 196 बात करती है कि जो अपराध राज्य के विरुद्ध अपराधों के लिए और ऐसे अपराध के करने के लिए आपराधिक षड्यंत्र के लिए अभियोजन किस प्रकार चलाया जाएगा। यदि राज्य के विरुद्ध अपराध किया गया है या ऐसे मामलों में षड्यंत्र, आपराधिक षड्यंत्र के मामले में अभियोजन
अभियोजन चलाने के लिए अपेक्षित शर्तें 196 में बताई गई है। 197 की लोक सेवक या न्यायाधीश के खिलाफ ही अभियोजन चलाना है तो क्या उसके लिए अपेक्षित शर्तें होंगी। धारा 198 बात करती हैं कि विवाह के विरुद्ध अपराध हैं तो विवाह के विरुद्ध अपराधों में अभियोजन किस प्रकार चलाया जाएगा उसके बारे में धारा 198 बात करती हैं। धारा 198 ए बात करती हैं कि आईपीसी की धारा 498 ए है ना कि पति या पति के नातेदार द्वारा जो क्रूरता है उसके मामले में अभियोजन किस प्रकार चलाया जाएगा। तो पुलिस रिपोर्ट पर, एफआईआर पर या उस पीड़ित व्यक्ति के माता पिता या निकट नातेदार द्वारा कंप्लेंट किए जाने पर। धारा 198 बी अपराध का संज्ञान बात करता है और 199 बात करता है मानहानि के लिए अभियोजन के बारे में, है ना, कि किसी व्यक्ति की मानहानि की गई है तो मानहानि का अभियोजन किस प्रकार चलाया जाएगा उसके लिए अपेक्षित शर्तें धारा 199 में बताई गई हैं। अध्याय 15 है ना, मजिस्ट्रेटों से परिवाद, कंप्लेंट टू मजिस्ट्रेट। जो अध्याय 15 था सीआरपीसी का वो चला गया है अध्याय 16 में, जो कि धारा 223 से 226 तक में आ गया है। कोई चेंज नहीं हुआ है, बस चैप्टर नंबर बढ़ गया है या सेक्शन नंबर बढ़ गया है, ये दोनों चीज़ें चेंज हुई हैं। बाकी चैप्टर एज इट इज़ हैं। मजिस्ट्रेटों से परिवाद है ना, तो मजिस्ट्रेटों से परिवाद कैसे किया जाएगा। तो धारा 200 जो है वो बात करती हैं परिवादी की परीक्षा। कोई भी अपराध से पीड़ित व्यक्ति मजिस्ट्रेट के सामने लिखित या मौखिक परिवाद कर सकता है और उसमें वह कार्यवाही करने के लिए मजिस्ट्रेट से निवेदन कर सकता है, ठीक है, उस अपराध के संबंध में। तो परिवादी की परीक्षा की जाएगी। कोई भी कंप्लेनेंट है उसकी परीक्षा की जाएगी और उसके फेवर में कोई साक्षी हैं, उपस्थित हैं, विटनेस, तो उनकी भी परीक्षा की जाएगी। फिर 201 बात करती हैं कि ऐसे मजिस्ट्रेट द्वारा प्रक्रिया जो मामले का संज्ञान करने के लिए सक्षम नहीं है। अगर ये परिवाद ऐसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया है जो उसमें कोग्निजेंस लेने का उसको जुरिस्डिक्शन नहीं है, तो मामले को अगर परिवाद लिखित रूप में किया जा रहा है तो अधिकारिता वाले मजिस्ट्रेट को पेश करने के लिए वो लौटा दिया जाएगा। और मौखिक परिवाद किया गया है तो उस कंडीशन में उसे कहा जाएगा कि आप अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट के सामने आपका परिवाद लगाई हैं। धारा 202 बात करती है कि आदेशिका के जारी किए जाने को मुलतवी करना। ये परिवादी की परीक्षा होने के बाद वो मजिस्ट्रेट आदेशिका एक्यूज्ड को आदेशिका जारी करने को मुलतवी करेगा और अगर वो उससे पहले या तो स्वयं ही मामले में जांच करेगा या फिर 202 के अधीन पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए निर्देश 202 में दे सकता है। लेकिन अगर वो मामला समन सेशन ट्राइबल मामला है तो उसमें पुलिस को इन्वेस्टिगेशन के लिए आदेश नहीं देगा और वो स्वयं ही उस मामले में क्या करेगा, जांच करेगा और साक्षियों की परीक्षा करेगा। धारा 203 बात करती है कि परिवाद का खारिज किया जाना, है ना, मजिस्ट्रेट को लगता है कि कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार परिवाद से प्रतीत नहीं होते हैं तो वो मामले को खारिज भी कर सकता है, परिवाद को खारिज कर सकता है। यहाँ पर एक केस इंपॉर्टेंट है दोस्तों, दाऊद भाई हसन भाई वर्सेस अब्बास भाई अब्दुल करीम 1971 का है। इस केस में कहा गया है कि धारा 200 का अनुपालन न करने पर कार्यवाही असंवैधानिक हो जाएगी। 200 का पालन करना मैंडेटरी है, अगर इसका पालन नहीं किया गया है तो कार्यवाही क्या हो जाएगी, अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगी, असंवैधानिक हो जाएगी और स्वयं कंप्लेनेंट ही ऐसी कार्यवाही को अवैध घोषित करने के लिए अधिकृत होगा। अब आ जाते हैं दोस्तों अध्याय 16 पर। चैप्टर 16 जो है आपका आ गया है चैप्टर BNSS में चैप्टर 17 में, है ना, और ये जो है आपके सेक्शन 227 से स्टार्ट होता है और 233 तक, 227 से 233 तक BNSS में ये चैप्टर 16-17 में चला गया है। 16 बात करता है मजिस्ट्रेट के समक्ष कार्यवाही का प्रारंभ किया जाना, है ना, तो मजिस्ट्रेट अब आगे इस परिवाद वाले मामले में क्या करेगा, आदेशिका का जारी किया जाना। आदेशिका अगर मामला समन मामला है तो समन जारी करेगा और वारंट मामला है तो अभियुक्त को हाजिर होने के लिए वारंट जारी करेगा। फिर 205 में अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि मामला संक्षिप्त छोटा मामला है या एक्यूज्ड की आवश्यकता बार बार पुलिस थाने में नहीं है तो मजिस्ट्रेट का एक्यूज्ड को व्यक्तिगत हाजिरी से अभिव्यक्ति देने की शक्ति 205 में है। 206 बात करती है कि छोटे मामलों में विशेष समन, कोई छोटा मामला है, 1000 से कम का जुर्माना वाला मामला है या 3 साल से कम के 3 महीने से कम की अवधि के कारावास से कोई दंडनीय मामला है, उस केस में
या मामला 260 या 261 के अधीन आता है, संक्षिप्त मामला है, तो उस कंडीशन में मजिस्ट्रेट जो है वो यहाँ पर विशेष समन जारी कर सकता है और उस समन में ही ये लिख सकता है कि आप केवल न्यायालय में हाजिर हुए बिना जुर्माने की रकम कोर्ट को भेज दीजिए और आपका मामला यहाँ पर समाप्त हो जाएगा। फिर धारा 207 बात करती है कि एक्यूज्ड को पुलिस रिपोर्ट या अन्य दस्तावेजों की प्रतिलिपि देना। जो 173 में अपनों ने पुलिस रिपोर्ट की बात करी थी, जो पुलिस रिपोर्ट मजिस्ट्रेट के सामने पेश की गई थी, उस पुलिस रिपोर्ट की जो कॉपी है अभियुक्त को या अन्य दस्तावेज की प्रतिलिपि 207 के अधीन पुलिस रिपोर्ट की कॉपी और अन्य दस्तावेजों की प्रतिलिपि एक्यूज्ड को दी जाएगी। और 208 बात करती है कि सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय अन्य मामले में अभियुक्त को कथनों की और दस्तावेजों की प्रतिलिपि दी जाएगी। धारा 209 बात करती है कि जब अपराध अन्यतः सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय है तब मामला उसे सुपुर्द किया जाना। कोई भी सेशन न्यायालय मामले का सीधा संज्ञान नहीं लेता है, कोई भी मामला सीधे सेशन न्यायालय तक नहीं पहुँचता है, पहले मामला मजिस्ट्रेट के सामने जाता है और अगर वो मामला आरोप पत्र पर या पुलिस रिपोर्ट पर आया है तो मजिस्ट्रेट उसको आगे सेशन न्यायालय को सुपुर्द करता है और कमिट करता है। और अगर मामला परिवाद पर भी आ रहा है तो पहले वो मजिस्ट्रेट के सामने आएगा और मजिस्ट्रेट उसको धारा 209 के अधीन सेशन न्यायालय को कमिट करेगा या सुपुर्द करेगा। तो जब अपराध अन्यतः सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय है तब मामला उसे सुपुर्द किया जाना। धारा 210 बात करती है कि परिवाद वाले मामले में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया और उसी अपराध के बारे में पुलिस रिपोर्ट। एक ही मामला है, एक ही मामले में मान लो 2 पीड़ित हैं, 2 विक्टिम हैं, ए ने FIR कर दी इसी मामले में और बी ने इसी मामले में प्राइवेट कंप्लेंट कर दी है अपनी, ठीक है। तो एक ही मामले में FIR पर कार्यवाही भी चल रही है और एक ही मामले में कंप्लेंट में भी कार्यवाही चल रही है, तो उसके बारे में क्या कार्यवाही अपनाई जाएगी उसके बारे में धारा 210 कहती है कि परिवाद वाले मामले में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया और उसी अपराध के बारे में पुलिस रिपोर्ट भी चल रही है तो मजिस्ट्रेट कंप्लेंट या परिवाद वाले मामले में कार्यवाही रोक देगा और पुलिस को कहेगा कि इन्वेस्टिगेशन करके आप चार्जशीट पेश कीजिए और वो दोनों मामले एक ही हैं तो उसको पुलिस रिपोर्ट पर कार्यवाही जैसे की जाती है उसी प्रकार उस मामले में कार्यवाही की जाएगी, है ना। फिर आता है दोस्तों चैप्टर 18 BNSS का और चैप्टर 17 जो है CRPC का। चैप्टर 17 जो है आरोप के बारे में बात करता है और वहीं BNSS के चैप्टर 18 आरोप के बारे में बात करता है। चैप्टर 17 आरोप के बारे में बात करता है जो है सेक्शन 211 से 224 तक और इधर BNSS में 234 से 247 तक जो है आरोप के बारे में बात करता है, ठीक है। इस आरोप के बारे में एक केस है सतीश मेहरा बनाम स्टेट 2013। आरोप की विरचना अत्यंत सावधानी से की जानी चाहिए क्योंकि इससे अभियुक्त की स्वतंत्रता का ह्रास होता है ना। तो धारा 211 आरोप की अंतर्वस्तु के बारे में बताता है कि आरोप का क्या क्या कंटेंट होगा। तो जनरली मजिस्ट्रेट किस आरोप लगाने का काम मजिस्ट्रेट का होता है और मजिस्ट्रेट लिखता है कि मैं न्यायिक मजिस्ट्रेट आप अभियुक्त व्यक्ति पर यह आरोप लगाता हूं कि आपने इस दिनांक को इस समय पर फला अपराध किया है और आपका यह अपराध भारतीय दंड संहिता की इस धारा के अधीन दंडनीय अपराध होकर इस न्यायालय के संज्ञान क्षेत्र में है। तो ये सारा कंटेंट उस आरोप में आ जाना चाहिए। उसी के बारे में ये 211 बात करती है कि आरोप के अंदर की अंतर्वस्तु। 212 बात करती है कि आरोप के अंदर अपराध किस समय हुआ है, किस स्थान पर हुआ है और किस व्यक्ति के बारे में हुआ है, वो विशिष्टियाँ दी जाएगी। धारा 213 बात करता है कि कब अपराध करने की रीति, किस रीति से अपराध किया। चोरी की है तो चोरी करने की रीति को आपको लिखना आवश्यक नहीं है, लेकिन किसी व्यक्ति ने अपराध किया है मिथ्या कथन देने का तो उसने कौन सा मिथ्या कथन दिया है, या किसी ने छल किया है तो छल करने में कौन सा छल किया है, वह रीति भी
अपराध में कथित करनी होगी, उस आरोप में कथित करनी होगी। फिर धारा 214 बात करती है कि आरोप के शब्दों का वह अर्थ लिया जाएगा जो उनका उस विधि में है जिनके अधीन वह अपराध दंडनीय है ना। जो भी विधि के अधीन वो आरोप दंडनीय है उसमें उन शब्दों का उसी के अकॉर्डिंग, जो उन शब्दों का मीनिंग उस विधि में दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग उन अपराध के शब्दों का अर्थ लिया जाएगा। फिर 215 बात करती है गलतियों का प्रभाव, कि अगर आरोप विरचित करने में कोई गलतियां रह गई हैं तो उन गलतियों का क्या प्रभाव होगा, ये धारा 215 बात करती है। तो गलती के कारण, अगर गलती ऐसी है जिसके कारण वास्तव में न्याय नहीं हो पाया है तो वापस से आरोप विरचित किया जाएगा, है ना। निर्णय सुनाए जाने से पूर्व कभी भी, तो धारा 216 में न्यायालय आरोप में परिवर्तित कर सकती है निर्णय सुनाए जाने से पहले कभी भी। और 217 बात करती है कि जब भी आरोप में परिवर्तन किया जाता है, संशोधन किया जाता है, तब साक्षियों को पुनः बुलाया जाएगा और उनकी पुनः परीक्षा की जाएगी। फिर आरोपों के संयोजन के बारे में बात करता है धारा 218 से 224 तक, कि सुभिन्न हर एक अलग अपराध के लिए अलग विचारण होगा और अलग आरोप लगाया जाएगा, है ना। तो सुभिन्न अपराधों के लिए पृथक आरोप 218। 219 बात करती है कि एक ही वर्ष में किए गए एक ही किस्म के 3 अपराधों का आरोप एक साथ लगाया जा सकता है। किसी भी अभियुक्त व्यक्ति ने एक ही साल में 3 या 3 से अधिक अपराध किए हैं तो केवल 3 अपराधों का एक ही किस्म के अगर वो हैं तो एक साथ उनके ऊपर आरोप लगाया जा सकता है और उनका विचारण एक साथ किया जा सकता है। धारा 220 बात करती है कि एक से अधिक अपराधों के लिए विचारण, एक ही संव्यवहार में किसी अभियुक्त व्यक्ति ने एक से ज़्यादा अपराध किए हैं तो उन सब का भी एक साथ विचारण हो सकता है। जैसे कोई व्यक्ति हैं, अभियुक्त व्यक्ति हैं, वो देर रात में किसी घर में घुसता है, घुस कर देखता है, वहाँ से चोरी करता है। चोरी करने के बाद वो कोई महिला दिखाई देती हैं तो उस महिला को छेड़ भी देता है। वहाँ से जाने से उसको रोकने के लिए किसी व्यक्ति ने, पुरुष ने उसको रोका है तो उसने उपहति भी, हर्ट भी कारित कर दी है। तो इसने एक ही संव्यवहार में बहुत सारे अपराध कर दिए। गृह भेदन का, रात्रों गृह भेदन किए हैं, इसने चोरी की है, महिला का शील भंग किया है और उपहति का अपराध किया है। ये सब अपराध उसने एक ही संव्यवहार के अधीन किया है। तो इन सब का आरोप एक ही विचारण में इसके ऊपर लगाया जा सकता है और उसका विचारण किया जा सकता है। धारा 220 एक से अधिक अपराधों के लिए विचारण। धारा 221 बात करती है कि जहां इस बारे में संदेह है कि कौन सा अपराध किया गया है वहां अल्टरनेटिव, वैकल्पिक रूप से आरोप लगाया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए किसी व्यक्ति से चोरी का सामान बरामद हुआ है ना, चोरी की प्रॉपर्टी मिली है, लेकिन उसको किसी ने भी चोरी करते हुए नहीं देखा है कि ये ने चोरी की है या फिर उद्यापन किया है या फिर छल किया है या चुराई हुई संपत्ति को प्राप्त किया है, कौन सा अपराध किया है ये निश्चित नहीं है। तो इन सब का वैकल्पिक रूप में कि या तो आपने चोरी की है या उद्यापन किया है या लूट की है या चुराई हुई संपत्ति को प्राप्त किया है, ऐसा अल्टरनेटिव आरोप किसी व्यक्ति के ऊपर जहां इस बारे में संदेह है कि कौन सा अपराध किया गया है वहां वैकल्पिक आरोप लगाया जा सकता है। 222 बात करता है कि जब वह अपराध जो साबित हुआ है आरोपित अपराध के अंतर हैं तो छोटे अपराध के लिए दोष सिद्ध की जा सकती है। 223 बात करता है कि किन व्यक्तियों पर संयुक्त रूप से आरोप लगाया जा सकता है। फिर धारा 224 की अगर किसी अभियुक्त के विरुद्ध कई आरोप लगाए गए हैं, उन आरोपों में से एक के लिए दोष सिद्धि कर दी गई है तो बाकी शेष आरोप जो हैं वापस लिए जा सकते हैं। इसमें एक केस है AR अंतुले बनाम RS नायक 1988 का। किसी व्यक्ति पर अन्य आरोपों के साथ साथ IPC की धारा 240 का आरोप भी लगाया जाता है, लेकिन न्यायालय द्वारा उस पर कोई निष्कर्ष नहीं दिया जाता है तो अभियुक्त को दोषमुक्त समझा जाएगा। मतलब बहुत सारे आरोपों का अगर उस पर आरोप लगाए गए हैं अपराधों का, लेकिन सभी में उसे दोषसिद्धि नहीं की गई है, कुछ ही आरोपों में उसे दोषसिद्धि की गई है तो बाकी आरोपों से उसे दोष मुक्त मान लिया जाता है। फिर धारा अध्याय 18 आता है आपका। अध्याय 18
जो सेशन न्यायालय के समक्ष विचारण के बारे में बात करता है। और यही व्यवस्था आपके BNSS में अध्याय 19 में धारा 248 से 260 तक 248 से 260 तक की गई है, जो सेशन न्यायालय के समक्ष ट्रायल के बारे में विचारण के बारे में बात करता है। कि सेशन न्यायालय के समक्ष विचारण कैसे किया जाएगा, तो सेशन न्यायालय के सामने सारी कार्यवाहियाँ लोक अभियोजक द्वारा की जाती हैं। तो लोक अभियोजक द्वारा कार्यवाही की जाएगी और लोक अभियोजक क्या करेगा, मामले का कथन जो है, आरोप का कथन बताएगा कि अभियुक्त के विरुद्ध क्या क्या आरोप हैं, ठीक है, वो आरोप का कथन बताएगा। और आरोप के कथन से मजिस्ट्रेट को नहीं लगता है कि कोई अपराध किया गया है तो वो सेशन न्यायालय उसको उन्मोचित कर सकता है। और अगर आरोप वास्तव में बनता है तो सेशन न्यायालय आरोप विरचित करेगा, है ना। और आरोप विरचित करने के बाद अभियुक्त हैं दोषी होने का अभिभाग कर सकता है, दोषी होने का अभिभाग स्वीकार कर सकता है, या फिर वो विचारण का दावा कर सकता है, ठीक है। अगर उसने विचारण का दावा कर लिया है तो साक्ष्य पेश करने के लिए तारीख नियत की जाएगी और उस तारीख को अभियोजन अपने सारे साक्ष्य पेश करेगा। और अभियोजन के साक्ष्य को लेने के बाद अगर मजिस्ट्रेट को लगता है, सेशन न्यायाधीश को लगता है कि दोष सिद्धि के लिए पर्याप्त आधार नहीं है तो उसको दोष मुक्त कर देगा। और अगर पर्याप्त आधार हैं तो फिर प्रतिरक्षा को अपने साक्ष्य पेश करने का अवसर दिया जाएगा और उसके बाद जो है प्रतिरक्षा का साक्ष्य आने के बाद बहस की जाएगी और बहस के बाद दोष सिद्धि या दोष मुक्ति का निर्णय दे दिया जाएगा। तो ये सारी प्रक्रिया यहाँ सेशन न्यायालय के ट्रायल में धारा 225 में धारा 209 के अनुसरण में जब अभियुक्त सेशन न्यायालय के समक्ष हाजिर होता है और लाया जाता है तो उसके सामने विचारण का संचालन लोक अभियोजक द्वारा किया जाएगा। और धारा 226 बात करती हैं अभियोजन मामले का कथन का आरोप। 209 के अधीन जब अभियुक्त हाजिर होता है या लाया जाता है तो लोक अभियोजक अभियुक्त के विरुद्ध कौन कौन से आरोप हैं उन आरोपों का कथन करेगा, ठीक है। और उन आरोपों को कथन के बाद अगर सेशन न्यायालय को लगता है कि ऐसा कोई अपराध इस व्यक्ति ने नहीं किया है या पर्याप्त साक्ष्य नहीं है तो उस व्यक्ति को डिस्चार्ज कर देगा। अब ये डिस्चार्ज के लिए अगर एप्लीकेशन लगानी है तो ये 60 दिन के अंदर अंदर आपको लगानी है। जब मजिस्ट्रेट ने अपराध का संज्ञान लिया है उसके 60 दिन के अंदर ही आपको डिस्चार्ज के लिए आवेदन लगाना है। ऐसी व्यवस्था BNSS में कर दी गई है। अगर इस 60 दिन में अंदर आपने अगर उन्मोचन के लिए डिस्चार्ज के लिए एप्लीकेशन नहीं लगाई है तो उसके बाद आपकी एप्लीकेशन एंटरटेन नहीं की जाएगी। अगर उन्मोचन नहीं किया गया है तो 228 में फिर आरोप विरचित किया जाएगा, ठीक है। और आरोप विरचित करने के बाद अगर मजिस्ट्रेट वो अभियुक्त व्यक्ति स्वीकार करता है कि हाँ मैंने अपराध किया है और वो खुद ही अपने अपराध को प्लीड गिल्टी कर लेता है, दोषी होने का विवेचन करता है, तो उसके आधार पर उसे दोष सिद्ध किया जा सकता है ना। और अगर ऐसा नहीं करता है, विचारण का दावा करता है, तो फिर विचारण के लिए तारीख या अभियोजन साक्ष्य के लिए एक तारीख नियत की जाएगी कि इस तारीख को अभियोजन को अपने सारे साक्ष्यों को पेश करना है। और नियत तारीख को अभियोजन के साक्ष्य सारे लिए जाएंगे। अभियोजन के साक्ष्य को लेने के बाद अगर दोष सिद्धि के लिए पर्याप्त आधार नहीं दिखाई दे रहे हैं तो उस कंडीशन में दोष मुक्त कर दिया जाएगा। और अगर ऐसे पर्याप्त आधार हैं कि अभियुक्त ने अपराध किया है तो उस कंडीशन में प्रतिरक्षा या अभियुक्त के साक्ष्य की आरंभ की जाएगी। और इन दोनों के साक्ष्य आने के बाद एक बहस दोनों की रखी जाएगी और बहस के बाद अगर बहस होने के बाद सेशन न्यायाधीश या तो एक्यूज्ड को दोष मुक्त या दोष सिद्ध का निर्णय दे सकता है। और अगर अभियुक्त ने पूर्व में दोष सिद्धि का कोई अपराध है तो उसके बारे में उसे वर्धित दंड दिया जा सकता है। और 237 बात करता है कि किसी लोक सेवक के विरुद्ध अगर मानहानि का अपराध हुआ है तो उस मानहानि का संज्ञान जो है सेशन न्यायालय स्वयं ले सकता है, उस अपराध का संज्ञान, और उसका विचारण कर सकता है मजिस्ट्रेट द्वारा पुलिस रिपोर्ट से भिन्न आधार पर वर्णित अपराधों के विचारण की प्रक्रिया के तहत। अब इसमें एक केस है शिवाजी विरुद्ध स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2009 कि ऐसे अपराधों जिनसे सामाजिक व्यवस्था एवं लोक व्यवस्था के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो में उदाहरणात्मक दंड दिया जाना चाहिए। दंड के मामले में उदारता या सहानुभूति बरता जाना अपेक्षित नहीं है, ठीक है। शेराज सिंह
अहलावत बनाम स्टेट ऑफ यूपी 2003 यदि पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख अथवा सामग्री से प्रकट होता है कि अभियुक्त द्वारा कोई अपराध कारित किया गया है, चाहे वह कितना ही संदेहास्पद क्यों न हो, अभियुक्त को उन्मोचित नहीं किया जाना चाहिए। ना तो यहाँ उन्मोचित किया जाना चाहिए और ना ही यहाँ वारंट मामले में उन्मोचित किया जाना चाहिए अगर अभियुक्त ने कोई अपराध किया है ऐसा कोई साक्ष्य अभिलेख पर उपलब्ध है तो। अध्याय 19 सीआरपीसी का बात करता है मजिस्ट्रेट द्वारा वारंट मामलों का विचारण, है ना। और अध्याय 20 बीएनएसएस का बात करता है मजिस्ट्रेटों द्वारा वारंट मामलों का विचारण। मजिस्ट्रेट द्वारा वारंट मामलों का विचारण जो है सीआरपीसी में धारा 238 से 250 तक में है, जबकि बीएनएसएस में 261 से 273 तक में है। 238 बात करता है 238 से 243 तक के जो प्रावधान हैं पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित मामले के बारे में है कि कोई मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय वारंट मामला है और वो पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित किया गया है जिसमें एफआईआर की गई है और एफआईआर के बाद पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया है और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पुलिस रिपोर्ट या चालान पेश किया गया है। तो उस कंडीशन में मजिस्ट्रेट के समक्ष जब चालान पेश होता है तो वो उस मामले में विचारण की क्या प्रक्रिया अपनाएगा, वही यहाँ पर विचारण की प्रक्रिया बताई गई है। तो धारा 208 में धारा 207 का अनुपालन करेगा सबसे पहले। अब 207 क्या है, 207 का क्या अनुपालन करेगा कि पुलिस रिपोर्ट और सब दस्तावेजों की कॉपी जो है वो एक्यूज्ड को डिलीवर करवाएगा। 238 में 207 का अनुपालन करेगा। उसके बाद उन सब दस्तावेजों को देखने के बाद लगता है कि अभियुक्त ने कोई अपराध नहीं किया है, ऐसा अगर उसको लगता है तो अभियुक्त को उन्मोचित किया जाएगा, डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। लेकिन पत्रावली से तनिक भी संदेहास्पद हो रहा है कि अभियुक्त ने अपराध किया है तो वहाँ उन्मोचन की कार्यवाही नहीं की जाएगी। धारा 240 जो है बात करता है आरोप विरचित करने के बारे में कि आरोप किस प्रकार विरचित किए जाएंगे। अगर उन्मोचित नहीं किया जाता है तो उस कंडीशन में आरोप विरचित कर दिए जाएंगे और उसके बाद अभियुक्त से पूछा जाएगा कि आप दोषी होने का अभिभाग करते हो या विचारण का दावा कर रहे हो। और अगर अभियुक्त दोषी होने का अभिभाग करता है तो उसके आधार पर उसको दोष सिद्ध कर दिया जाएगा। और 242 बात करता है अगर वो दोषी होने का अभिभाग नहीं करता है या दोषी होने के अभिभाग के आधार पर दोषसिद्धि नहीं की जाती है तब अभियोजन का साक्ष्य लिया जाएगा। अभियोजन का साक्ष्य लेने के बाद प्रतिरक्षा का साक्ष्य लिया जाएगा और उसके बाद इन दोनों के साक्ष्य लेने के बाद मजिस्ट्रेट दोष मुक्ति या दोष सिद्धि का आदेश दे सकता है। फिर 244 से 247 तक पुलिस रिपोर्ट से भिन्न मतलब कि परिवाद वाले मामले में ट्रायल की प्रक्रिया बताई गई है कि 200 के अधीन बयान हुए, बयान होने के बाद जो है 204 का समन जारी किया गया और उस समन के अनुसरण में अभियुक्त व्यक्ति जो है मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर होता है या लाया जाता है। तब 244 में सारा अभियोजन का साक्ष्य वापस लिया जाएगा और उसके बाद 245 में अभियुक्त को उन्मोचित किया जा सकेगा अगर पर्याप्त साक्ष्य नहीं है। और अगर उन्मोचित नहीं किया जाता है तो फिर आरोप विरचित किया जाएगा। आरोप विरचित होने के बाद दोषी होने के अभिभाग के आधार पर दोष सिद्धि की जा सकती है या फिर दोषी होने का अभिभाग नहीं किया जाता है तो अभियोजन का साक्ष्य लिया जाएगा और अभियोजक प्रतिरक्षा का साक्ष्य लिया जाएगा और ऐसे साक्ष्य लेने के बाद 248 में दोष सिद्ध या दोष मुक्ति इनकी की जा सकती है। धारा 249 परिवादी की अनुपस्थिति के बारे में है कि अगर कंप्लेनेंट हाजिर नहीं होता है तो उस कंडीशन में परिवाद वाले मामले में अगर परिवादी हाजिर नहीं है तो अभियुक्त को उन्मोचित कर दिया जाएगा। धारा 250 बात करता है उचित कारण के बिना अगर अभियोग लगाया गया है, अगर किसी ने उचित कारण के बिना अभियोग लगा दिया गया है तो उस व्यक्ति के ऊपर 1000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। ये व्यवस्था की गई है आपके धारा 250 में। फिर आता है अध्याय 20 सीआरपीसी का जो मजिस्ट्रेट द्वारा समन मामलों का विचारण के बारे में प्रक्रिया बताता है और अध्याय 21 बताता है 274 से 272 मजिस्ट्रेट द्वारा समन मामलों के विचारण के बारे में। तो ये 251 बात करता है अभियोग का सारांश बताया जाना, है ना। जब भी अब सवाल उठता है कि समन मामला और वारंट मामला किसे कहते हैं, समन मामला और वारंट मामला। तो समन मामला वह मामला जिसमें 2 साल से कम अवधि का कारावास दिया जाता है ना। या जो वारंट मामला नहीं है वह समन मामला कहा जाता है, जहाँ पर भी 2 साल से
कम के कारावास की सज़ा है ऐसे मामले को समन मामला कहा जाता है। और जहाँ पर भी 2 साल से ज़्यादा या मृत्युदंड या आजीवन कारावास की सज़ा है ऐसे अपराध को वारंट मामला कहा जाता है। तो समन मामला मतलब कि 2 साल से कम अवधि के कारावास से दंडनीय अपराध समन मामले कहा जाते हैं। और ऐसे मामले में विचारण की क्या प्रक्रिया होगी, तो 251 में अभियोग का सारांश बताया जाएगा। अभियुक्त के ऊपर क्या आरोप हैं उसका सार बताया जाएगा। आरोप विरचित करना यहाँ आवश्यक नहीं होता है समन मामले में, क्योंकि छोटा आरोप है, अपराध है। फिर 252 में उस आरोप का सारांश बताने पर अगर अभियुक्त दोषी होने का अभिभाग करता है तो उसी के आधार पर दोष सिद्धि कर दी जाएगी। फिर 253 बात करता है कि छोटे मामले में अभियुक्त की अनुपस्थिति में दोषी होने के अभिभाग पर दोष सिद्धि। कोई छोटा मामला है और अभियुक्त हाजिर हुए बिना दोषी होना चाहता है तो ऐसी व्यवस्था भी समन मामले में है। 254 बात करता है प्रक्रिया जब दोष सिद्धि ना की जाए, तो फिर ऐसे कंडीशन में अगर ये दोषी होने का अभिभाग 252-53 में अगर दोष सिद्धि नहीं की गई हैं तो अभियोजन का साक्ष्य लिया जाएगा, परिवादी का साक्ष्य लिया जाएगा और अभियोजन का साक्ष्य लिया जाएगा और प्रतिरक्षा का भी साक्ष्य लिया जाएगा। और उसको लेने के बाद या तो दोष सिद्धि या दोष मुक्ति कर दी जाएगी। धारा 256 बात करता है कि अगर परिवादी हाजिर ना होना, परिवादी का हाजिर ना होना या उसकी मृत्यु है ना, अगर परिवादी ने परिवाद संस्थित करने के बाद परिवादी हाजिर ना हो रहा है या उसकी मृत्यु हो गई है तो दोष मुक्त कर देगा। 257 परिवाद को वापस लेना दोष मुक्त कर देगा। 258 कुछ मामलों में कार्यवाही रोक देने की शक्ति और 259 समन मामलों को वारंट मामलों में परिवर्तित करने की मजिस्ट्रेट की शक्ति है। अध्याय 21 जो है बात करता है संक्षिप्त विचारण के बारे में, समरी ट्रायल के बारे में, है ना। और यही अध्याय 21 चला गया है दोस्तों BNSS में अध्याय 22 में, जो धारा 283 से 288 तक चला गया है। 283 से 288 समरी ट्रायल या संक्षिप्त विचारण करने की शक्ति किसको है, तो CRPC में संक्षिप्त ट्रायल करने की शक्ति CGM को है, महानगर मजिस्ट्रेट को है, या हाईकोर्ट ने JMFC को अपॉइंट किया है या JMSC को अपॉइंट किया है। इन दोनों व्यक्तियों को समरी ट्रायल करने की शक्ति है। 262 में संक्षिप्त विचारण की प्रक्रिया क्या होगी, तो जो समन मामले की प्रक्रिया है वही संक्षिप्त विचारण में भी प्रक्रिया अपनाई जाएगी। 263 बात करता है संक्षिप्त विचारणों में अभिलेख जो है रिकॉर्ड हैं वो भी संक्षिप्त में रखे जाएंगे। 264 बात करता है संक्षिप्त विचारणों के मामले में निर्णय के बारे में कि संक्षिप्त न्यायालय जो है मैक्सिमम 3 माह तक का कारावास दे सकता है और 1000 रुपये तक का जुर्माने से ज़्यादा दंड नहीं दे सकती है संक्षिप्त ट्रायल में न्यायालय, है ना। फिर आता है आपका अध्याय 21A CRPC का, जो बात करता है सौदा अभिभाग या प्ली बार्गेनिंग के बारे में। ये 2005 के द्वारा जोड़ा गया था CRPC में और यही प्रोविजंस आपके 2 चैप्टर लांघकर चैप्टर 23 में BNSS में चला गया है और इन सब को अब सीरियल नंबर दे दिया गया है। 265 ABCD, 265 से L तक के को 289 से 300 तक का चैप्टर में डाल दिया गया है इन सेक्शन में। तो ये सौदा अभिभाग है क्या दोस्तों, न्यायालय की जो लंबी प्रक्रिया है उसको दरकिनार करते हुए अगर किसी अपराध का अभियुक्त व्यक्ति जो है वो अपने अपराध को स्वीकार करना चाहता है और अगर अपराध जो है 7 साल से कम अवधि के कारावास से दंडनीय है तो